गाइस, तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो ये बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है एंड इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, इस क्वेश्चन ये एक लीड कोड की प्रॉब्लम है। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप खुद से भी इस प्रॉब्लम को जाकर ट्राई कर सकते हैं। हम इसी वीडियो में इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करेंगे, देन ऑप्टिमल, देन बेटर अप्रोच डिस्कस करेंगे एंड जो देन ऑप्टिमल अप्रोच है जो ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन में सॉल्व हो जाती है बेसिकली। तो वो अप्रोच भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, अगर आपको एक एरे दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 ये दिया है, तो आपको रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न करना है एक एरे जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा, इस इंडेक्स के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा 2 3 4 ये कितना हुआ, 24 हुआ। सेकेंड इंडेक्स पे क्या होगा, 2 के अलावा बाकी एलिमेंट्स का, कि ये एलिमेंट्स है ही नहीं सेकेंड वाला, तो बाकी का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 12 होगा। ऐसे अब 3 के अलावा बाकी एलिमेंट्स का तो 8 होगा, 4 के अलावा बाकी एलिमेंट्स का तो होगा 6। तो बेसिकली हमको ये रिटर्न करना है, यानी कि जो एलिमेंट उस खुद पोजीशन पे है उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है एरे में उन सब का उस इंडेक्स पे प्रोडक्ट होना चाहिए, ये है मतलब। तो अपन को ये रिटर्न करना है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आपको क्या दिया होगा, एक एरे दिया होगा और उसकी साइज़ दी होगी n, और आपको बेसिकली एक एरे रिटर्न करना है जो कि ईच इंडेक्स पे उस इंडेक्स के एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट्स का उस पर प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आती है दिमाग में, अपन क्या कर सकते हैं। एंड बेसिकली इस क्वेश्चन में ये रेस्ट्रिक्शन रहती है कि आप सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि अपन क्या करते हैं कि इन एक उसमें एक फॉर लूप लगा के अपन सारे एरेज का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, देन हर इंडेक्स पे जाएंगे एंड उस एलिमेंट को डिवाइड करके उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसको क्योंकि उसको डिवाइड कर देंगे तो जो बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि अपन को विदाउट जो डिवाइड वाला ऑपरेटर होता है उसका बिना यूज़ करे अपन को करना है। तो अपन जो डायरेक्ट वाली अपन जो सोच रहे हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपन को और कुछ सोचना पड़ेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने करा है वैसे ही करते हैं। अपन 2 फॉर लूप लगाते हैं 0 to n एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इंट j इज इक्वल टू 0 to n। लेकिन अपन को क्या करना है कि i जो है j के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j, तब अपन क्या करेंगे कि अपन यहाँ पे एक प्रोडक्ट करके ले सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट में अपन जो करंट एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर वो उस इंडेक्स के बराबर नहीं है। जैसे कि अगर अपन 1 के लिए चूज़ कर रहे हैं तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 भी आएगा तो अपन को 1 को इंक्लूड नहीं करना है। अपन 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में स्टोर हो जाएगा। एंड जब अपन इस लूप से बाहर निकलेंगे तो अपन उस इंडेक्स में ये स्टोर करवा सकते हैं। तो ऐसे ही ये सारा में इस अप्रोच से इसमें ये अपन को रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, मैं दिखा देती हूँ आपको लूप रन करके। i इज इक्वल टू 0 हुआ, i इज इक्वल टू 0 का मतलब है 1। अब लूप j इज इक्वल टू 0 से n तक चलेगा। अपन ने प्रोडक्ट अभी ले लिया, प्रोडक्ट की वैल्यू अपन यहाँ पे 1 कर लेंगे क्योंकि अपन को इनिशियल मल्टीप्लाई करना है, तो अपन 0 नहीं ले सकते वरना प्रोडक्ट 0 ही हो जाएगा। अपन ने प्रोडक्ट 1 ले लिया। अब अपन क्या करेंगे,
जे इज इक्वल टू 0 यानी 1 से अपन लूप चलाएंगे। अपन क्या करेंगे कि इफ़ आई इज इक्वल टू नॉट जे, तभी जे की वैल्यू 0 है तो ये तो इक्वल हो गया। तो अगर इक्वल है तो अपन कुछ नहीं करेंगे, जे की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे तो जे इज इक्वल टू 1 आ गया। जे इज इक्वल टू 1 आया तो मतलब कि जे इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि सेकेंड वाला एलिमेंट तो ये प्रोडक्ट में ये आई जो है अब जे के इक्वल नहीं हुआ क्योंकि जे की वैल्यू 1 हो गई और आई की वैल्यू तो 0 है। तो अपन प्रोडक्ट में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना प्रोडक्ट क्या हो गया 2 हो गया। फिर इसके बाद जे की वैल्यू फिर इंक्रीज़ हो गई 2 हो गई, तो जे की इंक्रीज वैल्यू हुई ये 3 आ गया। अब ये भी प्रोडक्ट में जाके मल्टीप्लाई होगा तो अपना प्रोडक्ट क्या हो गया 6 हो गया। फिर इसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 हुई तो प्रोडक्ट में अपना 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपना प्रोडक्ट में क्या स्टोर हो गया 24 स्टोर हो गया। 24 स्टोर हो गया और ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि एरे ख़त्म हो गया तो ये बाहर जाएगा एंड इसमें प्रोडक्ट में यानी फर्स्ट वाले में 24 जाके स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर आई की वैल्यू जो हो जाएगी तो 1 हो जाएगी, यानी कि अब 2 के लिए अपन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे सेम वे में, फिर ऐसे ही 3 के लिए, ऐसे ही 4 के लिए। तो ये वाला जो है कोड अपन को ये ब्रूट फोर्स हो गया और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई O ऑफ n स्क्वायर हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और अपन केवल रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अपन O ऑफ 1 मान सकते हैं, मतलब जो अपन रिजल्ट स्टोर करने के लिए कर रहे हैं उसके अलावा कोई स्पेस को नहीं लग रही है तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो गई। अब इसके बाद ये तो ब्रूट फोर्स हो जाएगी। अब इसको ऐसे ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, अपन देखते हैं कि अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर 1 2 3 4 है, अगर अपन को 2 के लिए निकालना है तो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई इनटू इसका मल्टीप्लाई, यही कर रहे हैं ना बेसिकली अपन। यानी कि जो उससे पहले एलिमेंट्स हैं उनका सबका मल्टीप्लाई और जो उससे बाद वाले एलिमेंट्स हैं उनका सबका मल्टीप्लाई, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो अपन को इसके लिए प्रोडक्ट जो होगा वो मिल जाएगा एक्सेप्ट दिस एलिमेंट। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन ऐसा करते हैं ना कि सबका पहले और बाद वाला प्रोडक्ट स्टोर करके रख लेते हैं। समझ आया आपको कि हर एलिमेंट का 1 2 3 4 अपन एक एरे बनाते हैं और उसमें अब 1 से पहले तो कुछ होता नहीं है तो 1 के लिए अपन 1 ही स्टोर करेंगे। 2 के लिए क्या है 1 बस है, तो जो पहले वाला प्रोडक्ट होगा उसमें अपन इसके प्रीवियस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ गया। अब पहले वाला प्रोडक्ट 1 है और इसके प्रीवियस एलिमेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब प्रीवियस प्रोडक्ट जो है वो 2 है और इसका प्रीवियस एलिमेंट 3 है तो इसका प्रीवियस प्रोडक्ट जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये अरे आपको समझ आ रहा है ना कि क्या लिख रही हूँ, ये है कि करंट एलिमेंट से जितने भी पहले एलिमेंट्स हैं उनका क्या प्रोडक्ट है, ये है ये। और बेसिकली इसी को अपन प्रीफिक्स एरे बोलते हैं, यानी कि इसके जितने पहले हैं एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं। यानी कि अगर 2 पे है तो 2 से जितने पहले एलिमेंट्स होंगे उन सबका प्रोडक्ट, 3 पे है तो 3 से जितने पहले एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट, 4 होगा 4 से पहले जितने एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, अपन सफिक्स एरे निकाल सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 कि इस एलिमेंट के बाद वाले सबका प्रोडक्ट। तो एंड एलिमेंट के लिए तो कुछ नहीं होता बात, तो उसके लिए अपन 1 रख लेंगे। 3 के लिए क्या होगा 1 इंटू 4, मतलब जो बाद वाला प्रोडक्ट है उसमें इसके पहले वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ गया। अब 2 के लिए क्या होगा, जो पहले वाला मल्टीप्लिकेशन है, पहले वाला प्रोडक्ट है उसमें इसके पहले वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके लिए आ गया 12। 1 के लिए क्या आएगा 12 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ गया, ठीक है ना। यानी कि 1 के पहले वाले सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 4 24 आ गया। 2 से सारे बाद वाले ये अपन सफिक्स वाला कर रहे हैं। 2 के सारे बाद वाले एलिमेंट्स 3 इंटू 4 12 आ गया। 3 के बाद वाले एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई तो 4 आ गया। 4 से बाद कोई है नहीं तो अपन 1 लिख देंगे। तो बेसिकली ये हो गया प्रीफिक्स एरे, ये हो गया सफिक्स एरे। आपको समझ आया ना। अब अपन क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और सफिक्स एरे और प्रीफिक्स एरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 के लिए क्या होगा 24 इंटू 1 आ गया। 2 के लिए क्या होगा 12 इंटू 1 आ गया। 3 के लिए क्या होगा 4 इंटू 2 आ गया।
और 4 के लिए क्या होगा 6 इंटू 1 आ गया। तो कैसे हो 24, 12, 8 और 6, यही तो अपना आंसर आता रिजल्ट एरे पे। समझ आया आपको? तो अपन ने बेसिकली क्या किया है कि किसी भी एलिमेंट के लिए उसके बाद वाले एलिमेंट्स का कितना प्रोडक्ट है एंड करंट उसके पहले वाले एलिमेंट्स का कितना प्रोडक्ट है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना रिजल्ट निकल आएगा, क्योंकि अपन को वही चाहिए है कि इस एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो अपन ने क्या किया कि अपन कह रहे हैं कि अपन पहले से स्टोर करके रख लेते हैं, जो इस एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो अपन स्टोर करके रख लेते हैं। एरे में एक लूप चलाएंगे और अपन स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही अपन सफिक्स एरे स्टोर कर लेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे अपन क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं n साइज का और एक सफिक्स एरे बना लेते हैं n साइज का। तो अपन क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0 टू n करते हैं। i इज इक्वल टू 0 नहीं करते हैं क्योंकि देखिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो अपन को हमेशा 1 स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले कोई एलिमेंट है नहीं। तो अपन क्या करेंगे कि प्रीफिक्स ऑफ 0 शुड बी 1 एंड सफिक्स ऑफ n-1 शुड बी 1, है ना। उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो अपन 1 स्टोर करवा लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रीफिक्स ऑफ i क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ i होगा कि जो इसके पहले वाले एलिमेंट के पहले एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लाई था, प्रोडक्ट था, उसमें अपन पहले वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। एरे ऑफ i-1, समझ आया आपको ये वाली लाइन? इसका ये मतलब है कि जैसे कि अगर यहाँ पे 4 और 5 है और यहाँ पे 6 और 7 है, तो 2 के पहले वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, अपन 2 पे आए हैं, इसका मतलब हमने 5 का ऑलरेडी स्टोर करवा लिया है इसके पहले वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो जो 5 के पहले वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा उसमें अगर अपन 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना 2 से पहले वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा ना। तो अपन यही कर रहे हैं कि जो इसके पहले वाले एलिमेंट के पहले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, जो प्रीफिक्स i-1 में स्टोर होगा, उसमें अपन पहले वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना इस वाले एलिमेंट्स के पहले वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो अपन इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे और ऐसे ये स्टोर होता जाएगा। एंड एक अपन फॉर लूप लगाएंगे सफिक्स एरे कैलकुलेट करने के लिए। n-1 के लिए तो अपन को पहले से पता है कि अपन 1 स्टोर करवाएंगे, सॉरी क्या करेंगे इस पर, सफिक्स एरे में भी ऐसे ही होगा कि करंट के लिए क्या होगा, सफिक्स i+1 इंटू एरे i+1। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर ये 2 है, ये 5 6 है, ये 1 है। अगर अपन को इसके लिए कैलकुलेट करना है तो 6 के लिए तो क्या होता है, लास्ट एलिमेंट के लिए तो 1 होता है। 5 के लिए क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट का होगा उसमें, सॉरी 6 के लिए तो 1 होता है, 5 के लिए क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट के इसके पहले एलिमेंट का था उसमें अपन इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 के लिए आ जाएगा। अब सेम 2 के लिए क्या होगा, जो इसके बाद वाले एलिमेंट का i+1, क्योंकि ये पीछे चल रहा है ना, तो ये i+1 हुआ ना इसका। तो जो i+1 के लिए सफिक्स एरे था उसमें अगर अपन i+1 वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को 2 के लिए पता चल जाएगा। तो अगर अपन 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को मिल गया ना इसके बाद वालों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, क्योंकि बाद वाले में क्या है 5 × 6 30 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अपन ये वाला निकाल लेंगे। अब अपन फाइनल क्या करेंगे, फाइनल अपन लूप्स लगा सकते हैं, int i इज इक्वल टू 0 टू n लगा सकते हैं और रिजल्ट एरे में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रीफिक्स ऑफ i इंटू सफिक्स ऑफ i, इन बस अपना रिजल्ट आ गया, ठीक है। यही तो किया अपन ने पहले प्रीफिक्स कैलकुलेट किया
फिर अपन ने सफिक्स वाला कैलकुलेट किया एंड फिर अपन ने रिजल्ट में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए प्रीफिक्स का मल्टीप्लाई इंटू सफिक्स का मल्टीप्लाई ही तो अपन को आंसर दे देगा। तो अपन ने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O(1) है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है अपन ने 2 एक्स्ट्रा एरे यूज़ करे हैं, सफिक्स एरे के लिए और प्रीफिक्स एरे के लिए, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n) हो जाएगी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n) हो जाएगी। अब अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O(n) ही रह सकती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O(n) ही रहेगी, बट इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अपन कुछ तो रिड्यूस कर सकते हैं कि अपन को ये 2 एरे यूज़ ना करने पड़े। अब अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि ये अपन को जो 2 एक्स्ट्रा एरे यूज़ करने पड़ रहे हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के, ये ना यूज़ करने पड़े। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन जैसे अपन रिजल्ट जो एरे है उसमें अपन एट द एंड प्रीफिक्स और सफिक्स को मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, प्रीफिक्स वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सफिक्स वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, इन दोनों प्रोडक्ट ही स्टोर कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि अगर इसको पहले ही 1 से इनिशियलाइज करवा लें एंड प्रीफिक्स को, अपन प्रीफिक्स एरे का तो कोई काम तो है नहीं है, अपन क्या करें, बस अपन उसमें वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो अगर अपन डायरेक्टली इसी में वैल्यू स्टोर करवाते जाएं, समझ रहे हो, क्योंकि एट द एंड प्रोडक्ट तो यहीं पे होके आएगा। बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। फॉर int i इज इक्वल टू 0 to n, अभी रिजल्ट i में कुछ स्टोर नहीं है, 1 1 1 1 है हर पोजीशन में, ठीक है ना, 1 1 1 बस है हर पोजीशन पे। तो अपन क्या करते हैं कि अपन अगर ऐसा करें कि रिजल्ट ऑफ i, अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, जिसको अपन इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और प्रीफिक्स के लिए अपन 1 से स्टार्ट करते हैं ना काउंटिंग, क्योंकि अपन को 0 के लिए तो पता रहता है, सॉरी 0th एलिमेंट के लिए तो 1 ही होगा। तो अपन क्या करें कि इस एलिमेंट के लिए क्या होगा, प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स की ऑलरेडी वैल्यू होगी इंटू क्या होगा, जो इसका i-1 एलिमेंट होगा, ये होगी ना प्रीफिक्स की वैल्यू। तो अपन क्या करें, इसको कहीं ना स्टोर करवाएं, अपन सीधे रिजल्ट में स्टोर करवाते जाए कि i के लिए क्या होगा, प्रीफिक्स की वैल्यू, या अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, वैसे तो 1 1 ही है, अगर सीधे स्टोर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन मल्टीप्लाई कर दें, 1 में अपन प्रीफिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रीफिक्स ही आज प्रीफिक्स की वैल्यू ही स्टोर हो जाएगी ना, ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब प्रीफिक्स में अपना क्या स्टोर हो गया, इस एलिमेंट का प्रीफिक्स। अब अपन नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वाले के लिए यही वाला अप्लाई करेंगे और आई में वो स्टोर कर देंगे। मैं बताती हूँ कैसे। 2 3 4 5 अगर ये अपना एरे है तो अपन कैसे प्रीफिक्स हम एग्जैक्टली अप्लाई करेंगे। अगर अपन एक अलग एरे बनाते तो कैसे होता कि फर्स्ट के लिए 1 हो जाता, सेकेंड के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसके लिए पहले वाले एलिमेंट पहले वाले प्रीफिक्स सम और उसको मल्टीप्लाई तो 6 आ जाता, फिर 6 × 4 24 आ जाता है, 24 × 5 कितना आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा प्रीफिक्स सम। अगर अपन ऐसे प्रीफिक्स एरे का यूज़ करके अपन ऐसे करते हैं। अब हम प्रीफिक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, अपन ऐसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 से स्टार्ट होगा तो प्रीफिक्स की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है। 1 × इसके पहले वाला एलिमेंट कितना है, 2 है, तो 1 2 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 आ गया। अपन क्या करेंगे, 2 में स्टोर कर दिया, रिजल्ट में ith वैल्यू में 2 स्टोर कर दिया अपन ने, ठीक है, 2 स्टोर कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, अब प्रीफिक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है। अब ये नेक्स्ट उसमें जाएगा और इस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेगा, इस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेगा तो क्या होगा, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है माइनस इसके पहले वाली जो इंटू इसके पहले वाले जो एलिमेंट है तो वो है 3, तो आ जाएगी 6 आ गया। तो अब रिजल्ट i+1 पे क्या स्टोर हो जाएगा, i पे क्या स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा। तो अपना 2 स्टोर हो गया, 6 स्टोर हो गया। और 0th वाली के लिए तो अपन क्योंकि 1 से लूप स्टार्ट करा है ना अपन ने, तो 0th वाली के लिए तो 1 ऑलरेडी रहेगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स में क्या स्टोर हो गया, 6 स्टोर हो गया। अब वो इस एलिमेंट के लिए जाएगा,
तो 6 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो 24 आ गया। तो अब रिजल्ट में 24 स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 24। अब प्रीफिक्स में क्या स्टोर्ड है 24 स्टोर्ड है ना। प्रीफिक्स की वैल्यू में तो जो मल्टीप्लिकेशन है वही स्टोर होगा, तो 24 स्टोर है। अब 20 जब ये इस पे जाएगा, अच्छा सॉरी मैंने ना गलत कर दिया है, यहाँ पे तो 4 ही वैल्यूज़ है ना, मैंने यहाँ पे 5 स्टोर करवा लिए। 5 थोड़ी है, 24 तक ही रहेगा, 120 नहीं आएगा ना, 24 तक ही रहेगा। 1 2 6 24 आएगा ना, यहाँ पे गलत हो गया। तो आई की वैल्यू ये 24 स्टोर हो गया, और आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, आई की वैल्यू हो गई थी 0 1 2 3। अपन ने 3 तक के लिए कैलकुलेट कर लिया, फिर आई की वैल्यू 4 होगी ना, 4 पे तो रूट टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसकी साइज़ ही 4 है। तो अपना 24 स्टोर होगा और रिजल्ट पे 24 स्टोर आएगा। तो देखिए ये जैसे प्रीफिक्स में आ रहा था, रिजल्ट एरे में भी इतना ही स्टोर हो गया है ना। एट द एंड तो अपन को मल्टीप्लाई ही करना है प्रीफिक्स को रिजल्ट में, तो पहले ही अपन ने स्टोर करवा लिया। अब अपन क्या करेंगे, सफिक्स में भी सफिक्स वाली जो वैल्यूज़ होंगी उनको भी अपन यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना सही हो जाएगा। तो अपन क्या करें, अब अपन सेम चीज़ आई इज इक्वल टू n-2 से स्टार्ट करते हैं टू 0, और अपन क्या करेंगे, एक सफिक्स ले लेंगे जिसकी वैल्यू होगी 1। तो अपन सेम चीज़ करेंगे कि करंट वाली के लिए सफिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पहले सफिक्स की वैल्यू है उसमें अपन पहले मतलब इसमें तो पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो n+1 वाली i+1 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको फिर फाइनली अपन रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सफिक्स की वैल्यू आई उसको रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो गया अपना। अब मैं बताती हूँ कैसे। अब अपन स्टार्ट करेंगे 5 के लिए, तो 1 ही रहेगा, तो उसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अपन 4 के जाएंगे कि अपन n-2 से स्टार्ट करें ना, तो 4 पे अपन गए, सफिक्स की वैल्यू 1 है, इसके पहले वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1 में 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 आ गया, सफिक्स पे 5 स्टोर हो गया। अब ये रिजल्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 1 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 30, और ये 24 हो गया। ठीक है, अब अपन जाएंगे, अब सफिक्स में क्या स्टोर्ड हो गया है, सफिक्स में स्टोर्ड है 5 स्टोर्ड है। अब अपन जाएंगे इस वैल्यू के लिए, अब इस पे गए अपन, तो इसमें क्या होगा, हम इसमें नहीं गए, हम n-2 के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम n-3 के लिए जाएंगे, तो हम इसमें जाएंगे, तो हम इसमें जाएंगे तो क्या होगा, सफिक्स वैल्यू 5 स्टोर्ड है, इस पे जो है 4 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 24 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 20 आ गया। 20 फिर अपन क्या करेंगे, जो रिजल्ट है करंट कौन से इंडेक्स पे, जो सेकेंड इंडेक्स पे रिजल्ट है उस पे अपन ये सफिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अपन सफिक्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब सफिक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 हो गई है। अब अपन नेक्स्ट उसमें जाएंगे और 20 पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पहले वाला एलिमेंट, अपन सेकेंड पे गए और इसके पहले वाले एलिमेंट यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो गया। और 60 को अपन रिजल्ट पे मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट पे क्या स्टोर्ड है 1 है, तो अब यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अब रिजल्ट की वैल्यू जो हो गई 60 40 30 24, ये अपना फाइनल एरे आ गया। और अगर आप देखोगे ना तो फाइनल एरे यही आएगा, क्योंकि 2 के अलावा इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 3 × 4 12, 12 × 5 60 होगा। 3 के अलावा बाकी एलिमेंट्स का कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 × 5 20, 20 × 2 40, 40 हो गया। 4 के अलावा बाकी एलिमेंट्स का कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 हो गया। 5 के अलावा बाकी एलिमेंट्स का कितना मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 3 × 4 12, 12 × 2 24, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा कि अपन ने
एलिमिनेट कर दिया जो दो अपन एरे यूज़ कर रहे थे उनको, क्योंकि अपन एट द एंड उन दोनों को ही रिजल्ट में मल्टीप्लाई करके स्टोर करते। तो अपन ने क्या किया, सीधे अपन रिजल्ट पे ही मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो फाइनल जो है अपना वैल्यू जो है बिल्ट होती जाएगी। ठीक है, तो अपन ने एक ये लूप चलाया और एक ये लूप लगाया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी O ऑफ n है, लेकिन अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो O ऑफ 1 हो गई, क्योंकि अपन केवल दो प्रीफिक्स और सफिक्स वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, एरे नहीं यूज़ कर रहे, इंडिविजुअल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है एक्सक्लूडिंग रिजल्ट एरे कि अपन ने सॉल्व करने में कितनी वो लगाई है, तो वो तो अपन को O ऑफ 1 लगी है। तो ये क्वेश्चन हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 में सॉल्व कर लिया है, और मैंने आपको ड्राई रन करके भी दिखाया एग्जाम्पल्स में, तो आपको कोड समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। और हमने कैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से O ऑफ n स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 से अपन O ऑफ n और O ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में गए, फिर उसके बाद अपन ने स्पेस भी ऑप्टिमाइज़ करी और O ऑफ 1 में पहुंच गए। तो अपन ने 3 अप्रोच डिस्कस करी हैं और बहुत ही बढ़िया अप्रोचेज़ हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।